गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस टू क्लास के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। बच्चे, ये हमारा 11th पार्ट है, 11th वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। बच्चे, इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न नंबर 1 अदत्त याचनाएं, कॉल्स इन एरियर्स, एंड नंबर 2 अग्रिम याचनाएं, कॉल्स इन एडवांस। चलिए बच्चों, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अदत्त याचनाएं यानी कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स क्या होती हैं इसको हम समझ लेते हैं। तो याचित पूंजी का जो भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता है उसे हम अदत्त याचना कहते हैं। यानी कि याचित मतलब कि याचना की, रिक्वेस्ट की कि आप अलॉटमेंट का पैसा दे दीजिए, आप कॉल्स का पैसा दे दीजिए। हम ड्यू की एंट्री करते हैं, है ना, और याचना करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको लेटर डालते हैं कि अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो गया, आप पे कर दीजिए। ठीक है, तो हमने मंगवाया, ठीक है, लेकिन अंशधारियों ने क्या किया, जो ड्यू डेट हमने दी थी कि जी आज से 14 डेज के अंदर आप ये पेमेंट कर दीजिए, उस ड्यू डेट तक अंशधारियों ने पैसा हमें नहीं दिया। हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हो सकता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो जो उन्होंने पैसा नहीं दिया देय तिथि तक, ड्यू डेट तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स यानी कि अदत्त याचनाएं। सो द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा विच इज़ नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा पे नहीं किया जाता है विद इन स्पेसिफाइड टाइम, एक निश्चित समय के अंदर अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। ओके, नाउ द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू चार्ज इंटरेस्ट। अब अगर शेयर होल्डर टाइम रहते, जो उनको ड्यू पीरियड दिया है, जो उनको निश्चित डेट दी है कि इतने दिनों के अंदर आप जो है वो कॉल का अमाउंट या अलॉटमेंट का अमाउंट आप दे दीजिए, अगर वो नहीं देता है तो कंपनी के पास अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है, अब आपको ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना बच्चे, जब हम मान लीजिए कि हमने कहीं आरडी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में चलाई हुई है ना, या हमने बैंक से लोन लिया है कुछ भी, तो जब हमें पेमेंट करने का हमें टाइम दिया होता है कि इस डेट को आपने पेमेंट करनी है, और अगर हम उस डेट को पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक भी हम पर ब्याज लगाना शुरू कर देता है जब जितना लेट हम होते जाते हैं ना। तो सिमिलर वे कंपनी के पास भी राइट है कि वो अपने शेयर होल्डर्स के ऊपर ब्याज लगा देते हैं। अब जब भी वो उस कॉल इन एरियर को पे करेंगे, ठीक है, तो वो ब्याज के साथ पे करेंगे उसे। ओके, आगे बोला है कि इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। देखिए बच्चों कि ये कहाँ पे लिखा होता है, ये कंपनी जो है ना, जब अपना पार्षद अंतर्नियम बनाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है कंपनी को रजिस्टर करवाते वक्त, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर्नियम में लिखा होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर कॉल का या अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो उस पर कितना ब्याज लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है अपने पार्षद अंतर्नियम में, तो क्या होगा, then table F of the Companies Act shall be applicable। ठीक है, तो ऐसे में कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल F है, जहाँ पर कि ये ब्याज बताया गया है कितना, 10% पर एनम, कि सालाना दर से 10% का ब्याज जो है वो शेयर होल्डर्स पे लगाया जाएगा। किसके ऊपर, कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर। ठीक है, सो देयर आर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर डीलिंग विद द कॉल इन एरियर्स। ओके, तो कॉल इन एरियर से डील करने का, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, व्हेन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन, यानी कि जब आप जनरल एंट्रीज करते हैं अपने शेयर्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए, वहाँ पर आप कॉल इन एरियर्स अकाउंट को ओपन करें। ठीक है, एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप कॉल इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना करें। ठीक है, तो बच्चे ये दोनों चीज़ें हम एक न्यूमेरिकल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल समझते हैं। चलिए बच्चों, हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल हम पढ़ लेते हैं। ए लिमिटेड ऑफर्स 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक। ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, वो अपने 10,000 अंशों को निर्गमित करना चाहती है, इशू करना चाहती है पब्लिक को, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। और ये 10 रुपये क्या है बच्चे, ये इनकी फेस वैल्यू है, अंकित मूल्य है। ठीक है, अब ये 10 रुपये पर शेयर कैसे कैसे मंगवाए जाएंगे, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे और 5 रुपये
फाइनल कॉल, एक ही कॉल ये मंगवा रहे हैं, ठीक है। ऑल शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब एंड अलॉटेड, जितने भी शेयर्स थे उन सबके लिए एप्लीकेशंस आ गई और सभी शेयर्स को अलॉट कर दिया गया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारे पैसे आ चुके हैं एक्सेप्ट अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ एक होल्डर है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स थे जिसको हमने इशू किए थे, फेल टू पे द फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल पे नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ कि एप्लीकेशन पर तो पूरे 3 रुपये के हिसाब से पैसे आ गए हैं, अलॉटमेंट पर भी 2 रुपये के हिसाब से पैसे आ गए हैं, लेकिन जो आपकी फाइनल कॉल थी 5 रुपये की, जब ये रिसीव करने का टाइम आया तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने ये फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थी। नंबर 1 हमने ऑप्शन समझा था कि जहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन थी हमारे पास जहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहले हम एंट्री देखते हैं उस पर्टिकुलर मेथड की जहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री दोनों में ही सेम रहेगी, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशंस आ रही हैं और एप्लीकेशन मनी साथ में आएगा। कितना आएगा? 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, तो कितना हो गया? 30,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं और हमने नरेशन लिख दी है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। सेम एंट्री आपकी सेकेंड मेथड में भी होगी, ओके। फर्स्ट मेथड में अब एप्लीकेशन का मनी हम रिसीव करेंगे, ये सिंपल है। एप्लीकेशन मनी नॉट रिसीव करेंगे, हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जितना पैसा आया था बैंक में एप्लीकेशन का 30,000, वो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और नीचे नरेशन भी लिख दी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सेम एंट्री आपकी सेकंड ऑप्शन में भी होगी जहां हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या आती है? हम अलॉटमेंट अमाउंट हम ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट अमाउंट हमने ड्यू की तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट डाला और अमाउंट कितना आएगा? 10,000 शेयर्स हैं और 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं तो 20,000 हमारे अमाउंट आ गए, ठीक है। सेम एंट्री आपकी सेकेंड ऑप्शन में भी होगी, ठीक है। दोनों की सेम है, अभी तक सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करने का टाइम आया तो आपका जो फर्स्ट मेथड जो हम ले रहे हैं जहाँ पर कि हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करेंगे, उस केस में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा पूरा आ चुका है, ठीक है। सेम एंट्री आपकी सेकेंड मेथड में भी होगी, ठीक है। अब बारी आती है आपकी फाइनल कॉल को ड्यू एंड रिसीव करने की, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने हमें क्या नहीं दिया? उसने हमें फाइनल कॉल नहीं दी है। तो जो भी चेंजेस आएंगी वो फाइनल कॉल के अमाउंट जब हम रिसीव करेंगे वहाँ पर आएंगी, ठीक है। अदरवाइज दोनों केसेस में एंट्री सारी सेम ही रहती हैं, ठीक है। अगर अलॉटमेंट नहीं दी होती उसने तो अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करते हुए चेंजेस आती, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल उसने नहीं दी है तो हम चेक करेंगे फाइनल कॉल कैसे वो रिकॉर्ड की जाएगी, तब जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, केस ए जो है हमारा, और केस बी जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन अपने बुक्स में नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाइनल कॉल जब हम ड्यू करेंगे तो ड्यू की एंट्री दोनों में सेम होगी, क्योंकि जब भी हम अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करते हैं या कॉल्स का अमाउंट ड्यू करते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं होता ये सोचने का, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं किसने पैसे दिए किसने पैसे नहीं दिए, कितने आ चुके हैं कितने नहीं आए, ठीक है। हम ड्यू करते हैं फुल शेयर्स एंड फुल अमाउंट से, ओके। अब बारी आती है कि आप अपना कॉल का पैसा रिसीव करें, ठीक है। कॉल का पैसा रिसीव करते वक्त देखिए हमने किया, फर्स्ट केस है हमारा ये जहां हम कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन करने वाले हैं अब, ठीक है। बैंक में कितना पैसा आया जी? 49,000। कैसे आया 49,000? क्योंकि हमारे जो 10,000 शेयर होल्डर्स थे उसमें से 200 शेयर होल्डर्स ऐसे निकले जिन्होंने पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास कितना पैसा आया बच्चे? हमारे पास जो है वो 5 रुपये के हिसाब से अगर हमारे पास 9800 कितने 9800 शेयर्स हैं और 5 रुपीज़ के हिसाब से कितना हुआ आपका 49,000, ठीक है। इतना ही आया ना, ओके। और कॉल इन एरियर कितना चला गया? किसने नहीं दिए पैसे? नहीं दिए तो वो जो 200 शेयर्स वाला शेयर होल्डर था उसने नहीं दिए, ठीक है। तो उसके जो पैसे थे वो हमने कहाँ कर दिए? डेबिट कर दिए
कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने इस अकाउंट को डेबिट क्यों किया। डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये जो कॉल इन एरियर है ये कंपनी की तरफ से मंगवा लिया गया है, ये कंपनी की इनकम में ऐड हो गया है, ये कंपनी की तरफ से ड्यू हो गया है। आपने एक एडजस्टमेंट देखी थी, हम बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, इनकम्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम हमने ड्यू हो गई है, हमने कमा ली है लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुई, तो वो क्या होती थी, हमारी एसेट्स होती थी, क्योंकि हम पे हमारा उस पर हक बन गया होता है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉल का अमाउंट है ये भी कंपनी ने कमा तो लिया है, कंपनी ने ड्यू कर दिया है, अब कंपनी का राइट है कि वो इसको रिसीव करे, ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर ने नहीं दिया है अब, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये एक एसेट है, कंपनी के लिए ये एक एसेट है, और एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि कंपनी को उम्मीद है कि कल को ये शेयर होल्डर पैसा ये हमें दे देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉल इन जो अकाउंट है आपका उसको हमने डेबिट किया, एंड टू फाइनल कॉल अकाउंट कितना 50,000, और नरेशन हमने लिख दी बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस था जहां हमने कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन किया, ठीक है, और हमने ये दिखाया कि जी बैंक में 49,000 ही आए सिर्फ, क्योंकि 10,000 में से जो 200 शेयर्स हैं उसके ऊपर तो नहीं आया पैसा कॉल का, तो कितनों पे आया, सिर्फ 9800 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से 49,000 रुपीज़ ही हमारे बैंक में आए हैं, ठीक है। और किसने नहीं दिए हैं, 200 के ऊपर 5 के हिसाब से 1000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए, और वो हमारे लिए एसेट है, ठीक है, और उसके लिए हमने अकाउंट ओपन कर दिया कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है, मेंशन कर दिया। अब आता है केस जहां पर हम कॉल इन एरियर अकाउंट बिल्कुल भी ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने ओपन नहीं किया, हमने सीधा लिखा कि बैंक में पैसे आ गए हैं 49,000, और ये किस चीज़ के पैसे हैं, ये शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के पैसे हैं, और नीचे नरेशन हमने लिख दी बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है हमारे दो तरीके से कॉल इन एरियर को रिकॉर्ड करने के बीच का, ठीक है। तो कॉल इन एरियर अलॉटमेंट में भी हो सकता है, अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया किसी शेयर होल्डर ने, तो हम जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे वहाँ पर हम जो अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं रिसीव हुआ है उसके लिए हम कॉल इन एरियर अकाउंट को यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर हमने ओपन करना है तो। और अगर ओपन नहीं करना है तो सिंपली आप उतना पैसा अपने बैंक में लेंगे जितना पैसा अलॉटमेंट के लिए आपके पास रिसीव हुआ है। चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉल्स इन एडवांस यानी कि अग्रिम याचना। जैसे कॉल इन एरियर है कि हमने कॉल ड्यू कर दी थी, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर दिया था, यानी कि अब देना चाहिए था शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट या कॉल का मनी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन कॉल्स इन एडवांस मीन्स कि हमने उसे ड्यू नहीं किया, अभी वक्त नहीं आया है अलॉटमेंट का अमाउंट देने का, या फिर अभी वक्त नहीं आया है कॉल्स का अमाउंट देने का, ठीक है। लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने ये सोचा कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मैं कहीं भूल ना जाऊं, या हो सकता है कि उस वक्त मेरे पास पैसे ना हो जब कंपनी मंगवाए, तो मैं इकट्ठे ही सारे पैसे मैं एडवांस में पे कर देता हूं, ठीक है। तो जब ऐसे में कोई शेयर होल्डर एडवांस में अपना अलॉटमेंट का मनी या एडवांस में अपनी कॉल्स पे कर देता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। सो व्हेन अ कंपनी एक्सेप्ट्स मनी पेड बाय सम ऑफ इट्स अलॉटीज फॉर द कॉल्स नॉट येट ड्यू, ठीक है, अभी तक कंपनी ने अगर कोई कॉल्स ड्यू नहीं की हैं, अभी वक्त नहीं आया है उनको मंगवाने का, पैसा मंगवाने का, लेकिन फिर भी किसी अलॉटी ने, किसी शेयर होल्डर ने वो पर्टिकुलर कॉल का पैसा आपको एडवांस में ही पे कर दिया है, तो ऐसे अमाउंट को हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, ओके। सो द अमाउंट रिसीव्ड ऑलवेज इन एडवांस इज नॉट येट ड्यू, ठीक है। तो यानी कि ये जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं ये हमेशा एडवांस ही आया हुआ होता है, ये अभी ड्यू नहीं हुआ है, यानी कि अभी हमने ये कमाया नहीं है, अभी हमने ये मंगवाया नहीं है। और इस वक्त अगर हमें देखिए कोई भी इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, हमने किसी को रेंट पे कमरा दिया है और वो व्यक्ति हमें नवंबर का रेंट भी दे देता है अक्टूबर में ही, तो वो क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी कब तक बनी रहती है, जब तक कि वो ड्यू ना हो जाए, जब तक कि हम उसे कमा ना लें, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी इनकम है, कोई भी प्राप्ति है,
अगर उसका वक्त आ गया है रिसीव करने का, वो ड्यू हो गई है, तो वो हमारा एसेट बन जाती है। और अगर वो हमें रिसीव अभी नहीं होनी चाहिए थी, उसका टाइम नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है, तो वो हमारा दायित्व यानी कि लाइबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने वो अभी तक कमाई नहीं है, वो ड्यू नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कॉल्स इन एडवांस भी ड्यू हुई है, अभी ड्यू नहीं हुई है, सॉरी, है ना। ऐसी कॉल जो ड्यू नहीं हुई है, जिसका वक्त नहीं आया है अभी रिसीव करने के लिए, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर ने वो हमें एडवांस में पे कर दी है, तो वो हमारी लायबिलिटी ही कहलाएगी, कंपनी की वो लायबिलिटी कहलाएगी। इसीलिए कहाँ पे हम इसे दिखाएंगे? इसे हम दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट जो है बैलेंस शीट का, उसमें हमारी करंट लायबिलिटीज आती हैं सेकेंड पार्ट में। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के भी 2 पार्ट्स हैं, राइट। तो जो उसमें करंट लायबिलिटीज वाला पोर्शन है, वहां पर इसे कॉल्स इन एडवांस को दिखाया जाता है। Then calls in advance can be accepted by the company when it is permitted by its articles of association। अगर articles of association में पार्षद अंतर नियम में पहले से ही लिखा गया है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करेगी, वो ले सकती है अपने शेयर होल्डर से एडवांस में कॉल्स का मनी, ठीक है, तभी जो है एक कंपनी कॉल्स इन एडवांस जो है वो रिसीव कर सकती है अपने शेयर होल्डर से। ठीक है, और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर कंपनी ने नहीं बनाया है, ठीक है, तो वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं? हमने पहले ही पढ़ा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती हैं, तो उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 का टेबल एफ फॉलो करना पड़ता है। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंगली क्या लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू टेबल एफ द कंपनी विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस। यानी कि अगर कंपनी कोई कॉल्स इन एडवांस रिसीव करती है, एडवांस में कॉल का पैसा रिसीव करती है, तो कंपनी को 12% पर एनम सालाना के हिसाब से उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अग्रिम याचना क्या है? इससे अभिप्राय कंपनी द्वारा अंश पर प्राप्त राशि जो किसी याचना से पहले ही प्राप्त हो जाती है, यानी कि अभी हमने कॉल नहीं की है, लेकिन कॉल्स करने से पहले ही अगर हमें कोई राशि प्राप्त हो जाती है एडवांस में, तो उसे हम कहते हैं अग्रिम याचना। चलिए बच्चे, इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं। न्यूमेरिकल बोल रहे हैं कि ए लिमिटेड है, वो 10,000 शेयर इशू कर रहा है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये, और ये 10 रुपये कैसे कैसे मंगवाए जाएंगे, किस किस डेट को मंगवाए जाएंगे? तो देखिए, ऐसा जान पड़ रहा है कि ये जो ए लिमिटेड है, इसने अपने अंशों के लिए आवेदन प्राप्त कब किए? 1 जनवरी 2020 को आवेदन प्राप्त किए, और आवेदन के साथ ही इन्होंने 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा भी रिसीव किया। ठीक है, अगली जो अलॉटमेंट का डेट था अमाउंट रिसीव करने का, वो था 1 मार्च 2020 को इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना था, और फाइनल कॉल 5 रुपये है, वो उन्होंने डेट रखी थी 1 मई। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी को उन्होंने एप्लीकेशन रिसीव की, 1 मार्च को उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना था, ड्यू डेट है ये। ठीक है, और फाइनल कॉल जो थी वो 1 मई को रिसीव की जानी थी। ठीक है, ऑल शेयर्स वे ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, सभी शेयर्स जो है वो उनके लिए एप्लीकेशंस आ गई और उनकी अलॉटमेंट भी हो गई है, सारा पैसा आ गया है। लेकिन हुआ क्या कि अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स, ठीक है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, ठीक है, जिसने कि ऑल द मनी उसने दे दिया, सारा पैसा उसने दे दिया, कब? अलॉटमेंट के टाइम ही। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा तो उसने अलग से दिया, ठीक है, लेकिन जब हमने उससे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया तो उसने अलॉटमेंट के साथ ही जो बाकी बचा हुआ पैसा था, किसका? फाइनल कॉल का, वो भी उसने हमें भेज दिया। क्या सोच के भेज दिया कि हो सकता है कि जब फाइनल कॉल का टाइम आए तो हो सकता है मेरे पास पैसे ना हो, मैं डिफ़ॉल्टर नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो उसने अलॉटमेंट के साथ ही उसने सारा पैसा भेज दिया, जबकि कंपनी ने अभी कॉल का पैसा नहीं मंगवाया था। ठीक है, एंड द कंपनी हैज़ टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 12%, और कंपनी को 12% के हिसाब से इस व्यक्ति को ब्याज देना पड़ेगा, किसके ऊपर? जो कॉल्स इन एडवांस है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले एप्लीकेशन आई 1 जनवरी 2020 को, और पैसा कहाँ पर आया बच्चे? बैंक में आया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि ये पैसा एप्लीकेशन का है तो इसलिए हमने क्या किया, 2 शेयर एप्लीकेशन। और कितने पैसे आएंगे बच्चे, 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से कितने आ गए, 3,000 रुपये। और नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है, अब इस पैसे को हमने ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो एंट्रीज आप सबको मालूम ही है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और फुल अमाउंट था हमारा और हमने उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। और हमने नरेशन भी लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बारी आती है अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करने की। ठीक है, जब भी आप ड्यू की एंट्री करेंगे, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, ड्यू की एंट्री करते वक्त आपने कुछ नहीं सोचना किसने पैसे एडवांस दिए, किसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, आपने बस ये देखना है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं और इस वक्त हम क्या मंगवाने जा रहे हैं, उसका कितना प्राइस है पर शेयर का, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं, इस हिसाब से 20,000 रुपये हमारे आने चाहिए अलॉटमेंट पे। और हमने लिख दिया नरेशन भी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। ठीक है बच्चे, अब पैसा हम रिसीव करेंगे तो जो अलॉटमेंट का पैसा ये तो दे दिया है, सभी ने दे दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। ठीक है, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अभी इस वक्त देखा जाए तो कितना पैसा आना चाहिए था, 20,000 मंगवाया था और 20,000 ही हमारा आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि एक शेयर होल्डर जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अपनी फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ठीक है, तो वो जो पैसा हमारे पास आया उसके लिए हमने क्या अकाउंट ओपन कर दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हमने ओपन कर दिया। और इसमें कितने पैसे आए बच्चे, 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये फाइनल कॉल के हिसाब से कितने आ गए, 1,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, यानी कि ऐसी कोई इन्हें अभी कमाई नहीं है जो ड्यू नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमें एडवांस में रिसीव हो जाती है तो वो इनकम हमारी लायबिलिटी बन जाती, क्योंकि हमारा उस पर हक नहीं होता है अभी बना हुआ। ठीक है, तो हमने अमाउंट लिख दिया, शेयर अलॉटमेंट के जो थे वो 20,000 रुपये आए और कॉल इन एडवांस के हमारे पास आए 1,000 रुपये। और इस तरीके से हमारे पास बैंक में कितना पैसा आएगा बच्चे, 21,000, 21,000 आएगा, 20,000 हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, 21,000 अमाउंट आएगा। और नरेशन हमने लिख दी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस ऑन 200 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर, कि हमें अलॉटमेंट का पैसा तो आया ही, साथ में हमें कॉल्स इन एडवांस भी आई है, किसके ऊपर, 200 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से। चलिए बच्चे, फाइनल कॉल के अमाउंट को हम ड्यू कर लेते हैं। तो ड्यू की एंट्री आपको पता ही है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब हम किसी भी कॉल को या अलॉटमेंट को हम किसी भी अमाउंट को हम ड्यू करते हैं तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कंपनी जो है वो कितने शेयर इशू करने जा रही है और हम अपने शेयर होल्डर्स से क्या चीज़ मंगवा रहे हैं। ठीक है, हम ड्यू किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ हम फाइनल कॉल को ड्यू कर रहे हैं और फाइनल कॉल का अमाउंट है 5 रुपये, ₹5 पर शेयर। और कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर्स, तो इस हिसाब से 50,000 रुपीज़ हमने ड्यू कर दिए हैं और अमाउंट हमने लिख दिया है 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। और नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर। ठीक है, यानी कि 10,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू कर दिया है। अब बारी आती है फाइनल कॉल रिसीव करने की। तो बच्चे पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, टू शेयर फाइनल कॉल, बिकॉज ये पैसा किस चीज़ का हम रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं फाइनल कॉल का पैसा। ठीक है, जब हम फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं तो अचानक से हमारे दिमाग में बात याद आती है कि जब हमने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया था 4th एंट्री में, तो वहाँ पर एक शेयर होल्डर था जिसके हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के अमाउंट के साथ ही अपनी फाइनल कॉल भी एडवांस में पे कर दी थी और वहाँ हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया था बीइंग अ लायबिलिटी, क्योंकि तब वो अमाउंट ड्यू नहीं हुआ था, हमने कमाया नहीं था। लेकिन अब क्योंकि टाइम आ गया फाइनल कॉल को रिसीव करने का, ठीक है, तो अब हम उस अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए फाइनल कॉल में कितने पैसा आना चाहिए था जी, 50,000 आना चाहिए था, 1,000 एडवांस आ चुका है। तो इस वक्त अब बैंक में कितना पैसा और आएगा 49,000
1000। ठीक है, नीचे नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड एंड एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस ऑन 200 शेयर्स बेड। ठीक है, तो यानी कि फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो गया है एंड 200 शेयर्स के ऊपर जो कॉल इन एडवांस का अमाउंट था वो भी हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक है बच्चे, सो अब इस क्वेश्चन के लास्ट में देखिए लिखा है कि द कंपनी हैज़ टू पे, कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ब्याज, किस रेट के ऊपर, एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से, 12% सालाना के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा किसके ऊपर, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर। और कब देना पड़ेगा, 30 सितंबर 2020 को। ठीक है, तो अब 30 सितंबर 2020 आ गया और कंपनी ने अब ब्याज देना है किसके ऊपर, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का अमाउंट कितना है, 1000 रुपये। ठीक है बच्चे, तो ये कैसे दिया जाता है ये समझने के लिए देखिए हमें 2 डेट चाहिए। एक डेट वो जब उसने एडवांस पेमेंट की और एक डेट वो जिस डेट को एक्चुअली वो पर्टिकुलर कॉल जो थी वो ड्यू हुई। ठीक है, अब इस व्यक्ति ने जिसको हमने 200 शेयर्स हमने अलॉट किए थे, इसने अपना कॉल का पैसा कब हमें एडवांस में पे किया, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, तो उस दिन डेट क्या थी, 1 मार्च थी। ठीक है, और एक्चुअल में कब ये ड्यू होने वाले थे, कब उसको पे करने चाहिए थे, तो वो डेट है 1 मई। यानी कि 1 मार्च से लेकर 1 मई के बीच में कितने महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए। यानी कि उसने पूरे 2 महीने हमें एडवांस पेमेंट की है। ठीक है, तो हम उसको 2 महीने का ही ब्याज देंगे और साल का ब्याज है 12%। ठीक है, तो ऐसे में हमने अकाउंट ओपन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं ये हमारा एक्सपेंस है। वी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने इस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से हमारी पेमेंट ये जाएगी। और रेड से मैंने कैलकुलेशन की है, 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12, यानी कि 12 महीने में से सिर्फ 2 महीने के लिए हमने इसको ब्याज देना है। ठीक है, उस हिसाब से हुए सिर्फ 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपये का ब्याज जो है वो कॉल इन एडवांस के लिए उस शेयर होल्डर को दिया जाएगा जिसने हमें एडवांस में कॉल का पैसा पे किया था। ठीक है, नरेशन हमने लिख दी है, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारी दोनों टर्म्स क्लियर हो गई कि कॉल इन एरियर क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है। कॉल इन एरियर के लिए भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कंपनी डिसाइड कर सकती है, अपने पार्षद अंतर्नियम में लिख सकती है। अगर उसने नहीं लिखा है तो ऐसे में आपका टेबल F बोलता है कि 10% के हिसाब से कॉल इन एरियर के ऊपर ब्याज मंगवाइए शेयर होल्डर से। ठीक है, उससे लीजिए। ठीक है, और कॉल इन एडवांस के लिए बोला गया कि कॉल इन एडवांस के ऊपर भी कंपनी को जो है वो ब्याज देना पड़ता है। और ऐसे में या तो कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियम में लिख दे कि इतना ब्याज हम देंगे, अगर पार्षद अंतर्नियम में नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल एसोसिएशन साइलेंट है उसमें नहीं लिखा है, तो टेबल F को फॉलो किया जाएगा। और टेबल F जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि 12% का इंटरेस्ट रेट शेयर होल्डर को दिया जाएगा कंपनी के द्वारा उस पीरियड के लिए, जो पीरियड किसके बीच का है, जब उसने वो पर्टिकुलर कॉल पे की और वो डेट जब एक्चुअल में वो अमाउंट ड्यू होना था, उसका आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितने मंथ्स होते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो चुकी होंगी, आप समझ चुके हैं कंसेप्ट्स को। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनेटली बेल आइकन भी आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।